देखो हम बात करते हैं। देखो, क्या लैग हो रहा है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। लैग नहीं होगा। अभी लैग नहीं होगा। एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बच्चों? आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? ओके 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 ओके। Recording in progress.
हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे KCL एंड KVL टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चंस में लेता हूँ, मैंने कहा था भाई KCL KVL कब अप्लाई कर सकते हैं? KCL और KVL अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज का डिस्कशन भी करना है ना हमको, तो आज ही कर लेते हैं यार। निकाल लो तुम शीट निकालो, शीट का डिस्कशन कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस शीट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बच्चों, एक 2 मिनट में चल दूंगा।
एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का एक B3 भी आया है, पार्ट 1 का B3, B6, C5, C7, D2, D3, ये क्वेश्चन लोगों ने पूछे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का C9 पूछा, C8 पूछा। अच्छा पहले पार्ट 1 को निपटा लेते हैं, है ना? पहले पार्ट 1 को निपटा लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। देखो सबसे पहले A1 देख लो, A1 में क्या बोल रहे हैं? I बराबर है I0 प्लस अल्फा साइन पाई t, where I0 is equal to 10 ampere and alpha is equal to pi by 2 ampere. Find charge cross through a section of wire in 3 seconds. 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? तो चार्ज को इंटीग्रल I dt ऐसा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा I0 प्लस अल्फा साइन पाई t dt and be integrated from 0 to 3 seconds, है ना? तो I0 dt का इंटीग्रेशन तो I0 इंटू टी आ जाएगा, तो 10 इंटू टी प्लस अल्फा को पाई बाई 2 लिख दो, साइन पाई टी का इंटीग्रेशन होगा -1 बाई पाई कॉस पाई टी फ्रॉम 0 to 3। हाँ अरे खुल रहा है ना भैया, खुल रहा है गेट, गेट तो खुल रहा है, कुछ काम अब आप ये लिमिट्स पुट कर दो, तो आ जाएगा 30, पाई से पाई कैंसिल हो गया, -1 बाई 2 cos 3 पाई माइनस cos 0, तो ये आ जाएगा 30 -1 बाई 2 cos 3 पाई is -1 cos 0 is 1। अप्लाई हुआ था 31 कूलम, ऐसा चार्ज आ जाएगा, इतना चार्ज फ्लो हुआ। अब एवरेज करंट पता लगाना है, तो चार्ज अपॉन टाइम, तो आ जाएगा 31/3, ये इतना एवरेज करंट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है? A2 क्या है? Estimate the average drift speed in a copper wire of cross sectional area दिया हुआ है 1 into 10⁻⁻2 -7 meter square, carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. Density of copper दिया हुआ है 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
atomic mass is 63.5 AMU. अब देखो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या है डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कैसे निकालोगे? कंसिडर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? मास विल बी इक्वल टू 9000 किलोग्राम। तो इतने मास में मोल्स कितने हो जाएंगे? मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 63.5, इतने मोल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स, कॉपर एटम्स कितने हो जाएंगे बेटे? 9 into 10 raised to the power 6 divided by 63.5 into 6.023 into 10 raised to the power 23, इतने कॉपर एटम्स हो जाएंगे, है ना। और ये बोल रहे हैं हर कॉपर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही हो जाएंगे, 9 into 6.023 into 10 raised to the power 29 divided by 63.5। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसको अपन n बोलते हैं। अब आप फॉर्मूला लगा दो, I इक्वल टू n a e b d। तो यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगी I अपॉन n a e। करंट कितना दिया हुआ था? करंट 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। ये हो जाएगा 9 into 6.023 into 10 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 63.5। एरिया है 1 into 10 raised to the power -7 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10 की पावर -90। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देखो n होता क्या है बेटे? 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही तो होता है ना। हमें दिया हुआ है एक कॉपर एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आता है। तो आपको अल्टीमेटली क्या पता करना है? 1 मीटर क्यूब में कितने कॉपर के एटम है। डेंसिटी हमें दी हुई है, उससे पता चल गया 1 मीटर क्यूब में कितना मास है। मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल्स आ गए। मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स 1 मीटर क्यूब में आ गए। और नंबर ऑफ एटम्स 1 मीटर क्यूब, कॉपर एटम्स जो 1 मीटर क्यूब में आए हैं, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसके आगे कर लोगे ना बच्चों? ओके, तो A1 हो गया, A2 हो गया। उसके बाद बात आती है B1, B3, B5। तो B1 देखते हैं, B1 क्या है? A cylindrical conducting wire of radius 0.2 mm is carrying a current of 20 milliampere. How many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end? बेटे इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज कैरियर होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं
20 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? 20 इंटू 10 की पावर -3 कूलम पर सेकंड इतना चार्ज फ्लो हो रहा है ना। मान लो कि n इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और n इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं तो इंटू n पर सेकंड कर देंगे, तो इतना चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, वो 20 इंटू 10 की पावर -3 कूलम पर सेकंड के बाद आएगी 20/1.6 इंटू 10 की पावर -3, और 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 16 ऐसा आता है। तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 की पावर 12.5 इंटू 10 की पावर 16। ये B1 हो गया। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है B1 के बाद जो डाउट अगला पूछा हुआ है बच्चों ने, वो पूछा हुआ है B3। B3 क्या है? A potential difference of 200 volt is applied to a coil at a temperature of 15 degrees Celsius. B equal to 200 volt अप्लाई किया, कितने टेम्परेचर पे? T इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अप्लाई किया, और करंट जो फ्लो किया वो 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया। इसका मतलब रेजिस्टेंस को B बाई आई के अनुसार 200/10 मतलब 20 ओम ऐसा रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। 15 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 20 ओम, ये पता चल गया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? What will be temperature of the coil when the current has fallen to 9 एम्पियर? अब करंट 9 एम्पियर बहने लगा, तो जब करंट 9 एम्पियर बहने लगेगा और वोल्टेज आपने अभी भी 200 वोल्ट लगाया हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि V बाई आई के अनुसार अब रेजिस्टेंस बढ़ गया है इसका, 200/9 ओम रह गया है, पहले 200/10 था, अब 200/9 हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? करंट फ्लो होने से हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट होने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। हालांकि मामूली सा ही रेजिस्टेंस बढ़ा है, कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल रहे हैं यदि इतना है 1/200 334 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इतना अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो हमें बताना है कि क्या बताना है साहब? व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कॉइल? तो हम लिख दें R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो R2 हो गया है 200/9, R1 था 20 इंटू 1 प्लस 1/234 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो T -15 ऐसा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10, तो 10/9 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/234 इंटू T -15, तो यानी 1/234 इंटू T -15 की वैल्यू आ गई 10/9 -1 यानी 1/9। तो अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूँ तो कितनी बार कैंसिल होगा भाई ये? 18 और T -15 इक्वल टू 26, तो T की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 26 और 15,
41 डिग्री सेल्सियस का अब टेम्परेचर पूछा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सर ये वाला क्वेश्चन में दूसरे वाले मेथड जो आपने प्रेफर किया था उससे गलत आ रहा, दूसरे वाले मेथड से जो मैंने प्रेफर किया था। अच्छा, R2 इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उस वाले की बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैंने बताया था तो आप क्या कर सकते हैं, आ, हाँ मैंने क्या बताया था, हमेशा 0 से चालू करो। तो R2 200/9 को लिख दिया R0 इंटू 1 प्लस अल्फा दैट इज 1/234 इंटू टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, और 10 ये बराबर है R0 इंटू 1 प्लस 1/234 इंटू 10। डिवाइड कर दो दोनों को। हाँ देखो बेटे, रेजिस्टेंस में अगर ज्यादा चेंज आ जाए ना, जैसे इसमें तो रेजिस्टेंस में बहुत मामूली सा चेंज आया है, पहले 20 ओम था, अब कितना हो गया, 200/9 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, 9 2 18, 20 फिर से 9 2 18, फिर 20 22.22 ओम आया है ना, विच इज अ वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो when the change is very small you can avoid using that log वाला फॉर्मूला, है ना, लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना अवॉइड कर सकते हो जब रेजिस्टेंस में चेंज कम हुआ। रेजिस्टेंस में चेंज कम हुआ है इसका मतलब अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू कम ही है, इसीलिए तो रेजिस्टेंस में चेंज कम हुआ, है ना। अच्छा, ये वाले फॉर्मूले से भी आंसर आ जाना चाहिए वैसे, हालांकि मामूली सा अंतर आ सकता है लेकिन लगभग वैल्यू तो आ जाएगी। 200/9 को 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बेटे, 20/9 इक्वल टू 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 134 अपॉन 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 230, है ना। तो इसको उधर शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा 20/9 प्लस 20/9 इंटू 15/234, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 130। तो टी डिवाइडेड बाई 134 की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये उधर चला गया, 20/9 -1, तो ये आ जाएगा 11/9 प्लस, ऐसा आ रहा है 134 नहीं है, 234 की है, तो जल्दी से लिख दिया गया। अच्छा, तो इसको आप ऐसा भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे, कैसे कि 20/9 प्लस 20/9 इंटू 15/234 इक्वल टू 1 प्लस t/234। 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो 20/9 में से 1 गया तो कितना बच गया, 11/9 प्लस 20/9 इंटू 15/234 इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 230। तो ये उधर चला जाएगा, तो 11 इंटू 234 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू t, ये ऐसा रहा। इससे ये कैंसिल होता है ना, 9 2 18 एंड 9 6 50, और
11 इंटू 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बस ये बात 100/9। 100/9 कितना होता है? 100/3। 100/3 कितना होता है? 33.33 इक्वल टू टी। तो ये कितना आ रहा है? तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसा मैंने कुछ गड़बड़ की है। हाँ देखो, सेकंड ऑप्शन में तो आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। देखो सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट की बात बिल्कुल अलग है बेटे, है ना। सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान दो तो क्या है, उसका बोल रहे हैं 10 ओम से 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया। 10 ओम से 20 ओम होने का मतलब 100% इंक्रीज होता है। ठीक है बेटे, 100% इंक्रीज होता है। तो 100% इंक्रीज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना यार। उसके लिए तो ऑफ कोर्स आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, आपका आ जाना चाहिए ये, मतलब शायद मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ तो 42 पॉइंट कुछ आ रहा है ना यार, तो ठीक है। मतलब क्या है, अपने को तो ऑप्शंस आएगा तो इतना क्लोज भी नहीं है। ठीक है, मतलब दैट इज ऑल्सो ओके, ज्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों ही अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट हैं, ये भी सही है वो भी सही। बोथ आर अप्रोक्सीमेटेड। ठीक है, अगला सवाल। B3 हो गया, और बोलो B3 के बाद क्या डाउट है? B5, B4 तो हो गया ना बच्चों? B5, देखो B5 क्या है? इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस? देखो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए के, है ना। अब देखो एक चीज आप ध्यान रखो, कभी भी अगर आप डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई, एक्स रेस टू द पावर ए, वाई रेस टू द पावर बी, है ना, तो आप क्या करो, हाँ 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 हाँ, थोड़ा इंटरनेट
देखो ऐसा है, z इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर a y रेस टू द पावर b। अब dz बाई किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं अपन, dz बाई dt करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से a x रेस टू द पावर a माइनस वन इंटू dx बाई dt इंटू y रेस टू द पावर b प्लस x रेस टू द पावर a को अब की बार एज इट इज रखा, b y की पावर b माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dt। अब ये dt dt आप हटा दो तो क्या आ जाएगा, dz इज इक्वल टू a x रेस टू द पावर a माइनस वन y रेस टू द पावर b इंटू dx प्लस b x रेस टू द पावर a y रेस टू द पावर b माइनस वन dy। तो dz अपॉन z की क्या वैल्यू आ जाएगी, dz अपॉन z, z था x की पावर a y की पावर b, RHS के भी को भी x की पावर a y की पावर b से डिवाइड करते हैं, तो a x की पावर a माइनस वन y की पावर b dx अपॉन x की पावर a y की पावर b प्लस b x की पावर a y की पावर b माइनस वन dy डिवाइडेड बाई x की पावर a y की पावर b। तो क्या हो जाएगा, ये y की पावर b से y की पावर b कैंसिल हो गया, x की पावर a से x की पावर a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास a टाइम्स dx अपॉन x प्लस b टाइम्स dy अपॉन y, ये बराबर आ गया dz अपॉन z। You can directly write the last step after this first expression. If z is a dependent variable and which depends on two variables x and y, और x के एक्सपोनेंट a के प्रोपोर्शनल है और y के एक्सपोनेंट b के प्रोपोर्शनल है, तो dz बाई z को लिख सकते हैं a dx बाई x प्लस b dy बाई y। अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी होता तब भी हम ऐसा लिख सकते थे, क्योंकि कांस्टेंट जब मैं z से डिवाइड करता तो वो कांस्टेंट की वैल्यू कैंसिल हो जाती है ना। अब यहाँ पर क्या है देखो, r इज इक्वल टू रो l की पावर वन a की पावर माइनस वन कितना है, तो dr अपॉन r कितना आ जाएगा, dr अपॉन r आ जाएगा, रो तो कांस्टेंट है तो dl अपॉन l माइनस वन इंटू डी ए अपॉन ए, ऐसा आ जाएगा, या डी आर अपॉन आर इंटू 100 करना है तो वो कितना आ जाएगा, डी एल अपॉन एल इंटू 100 माइनस डी ए अपॉन ए इंटू 100, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, डी ए अपॉन ए प्लस डी एल अपॉन एल is 0. That means dA upon A is equal to minus times dl upon l. dA upon A किसके बराबर है, माइनस टाइम्स dl अपॉन l के बराबर।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या है, dA अपॉन A को आप लिख लो माइनस dL अपॉन L, तो dr बाई r इंटू 100 इसके बराबर आ जाएगा dL अपॉन L इंटू 100 प्लस dL अपॉन L इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स dL अपॉन L इंटू, ये आ जाएगा dr अपॉन r इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स dL अपॉन L इंटू 100। ठीक है बेटे, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो ये 0.1 दिया हुआ, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया 0.2%, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया 0.2%। ये बात समझ में आ रही है? Which formula बेटे? This one, yes, this must be memorized, this must be memorized, yes, yes, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, कई जगह पर काम आता है ना, जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, कोई हमसे कहे कि हमने इतनी हाइट पे गए अर्थ की सरफेस और जी में इतना चेंज हो गया, तो बताओ टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा, या लेंथ में इतना चेंज हो गया तो टाइम पीरियड में कितना, ऐसे कई जगह पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक है ना मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि अपने क्वेश्चंस में कई बार दफा काम आएगी। और बोलिए बच्चों, और क्या था, B6 भी था क्या, B6 भी था, देखो क्या, ये स्मॉल परसेंटेज चेंज, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, स्मॉल के लिए देखो डिफरेंशिएशन जहां पे यूज कर लिया अपन ने, तो ऑफ कोर्स अपन क्या मान रहे हैं कि दैट द चेंजेस आर स्मॉल, है ना। अब तुम पूछोगे सर कितना स्मॉल, कितना स्मॉल मतलब 10% के अंदर अंदर चेंज के लिए चल जाए, ठीक है, 10% के लिए बिल्कुल बढ़िया चल जाएगा, बिल्कुल दौड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। B6 क्या है, rectangular carbon block has dimension 1 centimeter cross 1 centimeter cross 50 centimeter, 1 centimeter 1 centimeter और 50 सेंटीमीटर,
ऐसा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का ये है। अब क्या बोल रहे हैं उससे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू स्क्वायर एंड्स, इन दो एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस नापना है। तो R इक्वल टू रो L बाई ए, राइट। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 की पावर -6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -5, लेंथ को 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये ऐसा है। 0.5 की जगह 1/2 रख दो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर आगे क्या पूछ रहे हैं, बिटवीन टू अपोजिंग रेक्टेंगुलर फेसेस, इन दोनों के बीच का पूछ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो एल, एल इज 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया 50 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर, यस। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, और उसके बाद क्या डाउट्स है बच्चों, के अलावा क्या डाउट्स? ये बी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन पे आते हैं। C1, C5, C6, C7, C10। C1 में डाउट, देखो C1 क्या है बेटे, C1 में डाउट है। अरे यार C1 तो, C1 किस किस से हुआ बच्चों, कितने लोगों से हुआ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ। जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे, लेकिन वो कितने लोगों से हो गया, 1 से हुआ, 2 से हुआ, और 3, 4, 5, ओके, 6, 7,
फिगर प्रिंट नहीं है बेटे, मैंने वो भेजा तो था तुमको, पीडीएफ भेजा था ना, शीट का पीडीएफ भी भेजा था। I is equal to 1 ampere, 10 volt बनो। अब देखो एक एक करके चलते हैं। ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिटरमाइन करो, है ना। तो देखो बच्चे, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? यही ईएमएफ है। तो ईएमएफ हो गया 10 वोल्ट के बराबर। फिर अगला क्या पूछे? बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स और अ लोड। अब देखो दो अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं, है ना। तो अपन पहले ए के हिसाब से बात कर रहे हैं, फिगर ए के हिसाब से। तो फिगर ए में तो बैटरी एक्ट कर रही है एज अ सोर्स। क्यों सोर्स की तरह से क्यों एक्ट कर रही है? फिर से देखो, करंट की डायरेक्शन क्या है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन क्या है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ये है करंट की डायरेक्शन। अगर ये करंट की डायरेक्शन है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल है, तो इसका मतलब बैटरी सोर्स की तरह से ही एक्ट कर रही है। ये बी ऑप्शन है ना। उसके बाद सी पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। तो ये वाली बैटरी तो सोर्स की तरह से काम कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। तो हो जाएगा 10 माइनस करंट कितना है? करंट है 1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो 10 माइनस 1 यानी कि 9 वोल्ट के। ठीक है। फिर डी ऑप्शन की बात करें, तो डी में क्या है? पावर इनपुट टू द बैटरी और आउटपुट बाय द बैटरी, है ना। पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट। जैसे ये वाली बैटरी, तो ये जो बैटरी है, ये वाली बैटरी, ये तो सोर्स की तरह से काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट दे रही है साहब। ये तो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट दे रही है। तो क्या पावर आउटपुट होता है? पावर आउटपुट होता है E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर, है ना। तो आ जाएगा E है 10, आई है 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू आर है 1। तो आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9 वाट का। या आप डायरेक्टली V इंटू आई से भी कर सकते थे, पावर आउटपुट को V इंटू आई से भी कर सकते थे। V है 9 वोल्ट
और करंट है 1 एम्पियर, तो ये 9 वॉट का पावर आउटपुट भी आ जाएगा। उसके बाद ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं बच्चों? द रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इनसाइड द बैटरी। तो रेट ऑफ हीट जनरेटेड इनसाइड द बैटरी, rate of heat generation inside the बैटरी, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर स्मॉल r, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 1, यानी 1 वॉट की दर से हीट इज गेटिंग जनरेटेड इनसाइड द बैटरी। Rate at which chemical energy of the cell is consumed or increased, तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम या इंक्रीज का रेट होता है E इंटू आई। जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो कंज्यूम हो रहा है, केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, यानी 10 वॉट की रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बॉक्स, ये बॉक्स है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस बैटरी के अक्रॉस होगा, यानी कि 9 वोल्ट, तो जी का आंसर हो जाएगा 9। एच क्या है? इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट अक्रॉस द बॉक्स, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट। तो हमारा जो पहला वाला डायग्राम है, ए डायग्राम में, ये बक्सा तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कहाँ दे रहा है? ये तो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है, और किस रेट से कंज्यूम कर रहा है? जिस रेट से बैटरी ने दिया। तो इसका पावर आउटपुट ऑफ बॉक्स अगर लिखना है, तो क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है तो इसलिए -9 वॉट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? -9 वॉट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है कहानी भाई? ओके बच्चों, तो ये C1 हो गया। इसके बाद और क्या डाउट है? अच्छा देखो यार, अभी डिस्कशन में बहुत समय लग गया। मैं कुछ 1-2 एग्जांपल भी तुम्हें करा देता हूँ, है ना? बाकी डिस्कशन फिर मैं बाद में बताऊंगा। अ, अभी हम नई बात पढ़ते हैं। क्या? अच्छा, एक एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, है ना? वेरी सिंपल क्वेश्चन। मान लो कि ये बैटरी है और ये दो रेजिस्टर दिए गए हैं, और यहाँ से मैंने ग्राउंडिंग कर दी, है ना? इसका मतलब तो समझते हो ना, अर्थ कर दिया। और ये बैटरी मैंने दी हुई है कुछ 9 वोल्ट की, और ये कुछ लेट्स से 1 ओम का रजिस्टर है, ये कुछ 2 ओम का रजिस्टर। तो हमें पता लगाना है कि करंट थ्रू बैटरी कितना फ्लो करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर कितना आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर कितना आएगा, है ना? और करंट थ्रू ग्राउंडेड वायर कितना फ्लो करेगा।
ग्राउंड वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा, ये हमें पता लगाना। yes, KCL can always be applied, है ना, except for some cases जो कि अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, जहां पर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा सब जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, एक बच्चे ने आंसर दिया है, उसने गलत आंसर दे दिया है, उसने आंसर गलत दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो क्या है बेटे, केसीएल फंडामेंटल लॉ है, लेकिन केवीएल मैंने कहा था ना, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। केवीएल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो जहां अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गया, तो फिर वो गलत हो जाए। देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, है ना, समझना कि मान लो कि इस बैटरी से आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू द बैटरी इज आई। तो जो करंट इस बैटरी से फ्लो होगा, वही करंट क्या 1 ओम के रेजिस्टर से भी फ्लो होगा क्या? जो करंट बैटरी से फ्लो होगा, क्या वही 1 ओम के रेजिस्टर से भी फ्लो होगा, है ना? अच्छा, जो करंट बैटरी से फ्लो होगा, क्या वही करंट 2 ओम के रेजिस्टर से भी फ्लो होगा क्या? लुक एट द राइट पार्ट ऑफ द सर्किट। जो बैटरी से आ रहा है वो यूं ऐसे ही तो आया हो। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर बैटरी से यहाँ से आई करंट निकला है, तो यहाँ से आई गया होगा, यहाँ से भी आई गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ से आई आया है तो इधर से भी आई आया होगा, तो इधर से भी आई आया होगा, तो 2 ओम से भी आई आया। अब इधर से आई आया और इधर आई गया, यानी इस जंक्शन पर अगर मैं केसीएल अप्लाई करूं, तो इस वाले वायर में क्या हुआ, कोई करंट नहीं गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ग्राउंड वायर है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर कोई करंट ग्राउंड वायर से फ्लो नहीं कर रहा, तो बस फिर क्या बचा, फिर तो ये पूरा का पूरा अपना एक बढ़िया प्यारा सा सर्किट बन गया। करंट जो बैटरी में से फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि 9/3, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा बैटरी में से। और एक बार ये पता चल गया कि बैटरी में से 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर इंटू 1 ओम यानी 3 वोल्ट। और करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर इंटू 2 ओम यानी के 6। ये बात समझ में आई बच्चों? ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात हमें बताता है कि कभी भी ऐसे डैंगलिंग ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो नहीं करता बेटा, है ना। डैंगलिंग ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो नहीं करता।
डैंगलिंग ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो नहीं करता है, से हमारा मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई ये हाई टेंशन वायर जा रहा है ना, और एक आदमी क्या करे, यूं एक हाथ से लटक जाए, ऐसे लटका रहे हवा में लटका रहेगा। हाई वोल्टेज वायर जा, तो क्या होगा? हाँ, बताओ। क्या इस आदमी में को कोई करंट फ्लो करेगा क्या? इस आदमी में से, ये आदमी में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस पर्सन। क्यों? भाई रिटर्न पाथ किधर है करंट के लिए? लूप सर्किट कहाँ कंप्लीट हो रहा है? वही लॉजिक यहाँ पे भी है, इसमें सर्किट कहाँ कंप्लीट हो रहा है भाई, बताओ तो। ये ऐसे इधर सिर्फ डैंगलिंग डैंगलिंग कनेक्शन ही तो है ये। है ना? और हाई लो का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना यार। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है आपको? डू यू नो द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है क्या, इस वाले पॉइंट? सॉरी, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पता है? डू यू नो द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट क्या है? आप हाई लो क्या बोल रहे हो यहाँ? जबकि प्लेन वायर अगर मैं लगा देता हूँ तो हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 0 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता? सेम हो जाता है, हर पूरे वायर का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, तो वो हाई लो का कंसेप्ट तो लग यहाँ पर लग ही नहीं रहा, उसको तो भूल जाओ, है ना? हाई लो के कंसेप्ट से बात नहीं बनेगी। बात किससे बनेगी साहब? बात इससे बनेगी केसीएल से, के यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है, इधर आई करंट जाना है, तो इधर आई गया, इधर आई गया, तो इसमें से करंट कहाँ गया? इधर से आई आया, इधर आई चला गया, तो इसमें से करंट। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक बच्चे ने पूछा सर इस सर्किट में एक और जगह से अर्थिंग करते हैं। हाँ, जैसे अगर मान लो तुमने यहाँ से भी अर्थिंग कर दिया, तो फिर इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। फिर एक्चुअल में ये सर्किट ऐसा बन गया है, क्योंकि अर्थिंग अर्थिंग 0 0 पोटेंशियल वाले वायरों को जोड़ दो, फिर करंट फ्लो कर जाएगा। फिर पता है करंट ऐसे जा करके यूं जा करके ऐसे चला जाएगा। वो सवाल ले लेता हूँ मैं, है ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो देखो, सवाल थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, दो जगह से अर्थिंग होती है। यस, एक तो आपका मेन मेन सर्किट में तो अर्थिंग होती है ना, और होम अप्लायंसेस में भी फिर एक अर्थिंग का पार्ट होता है। वो पर्सन अगर ग्राउंड को टच करेगा तो फिर तो क्या होगा, तो करंट फ्लो करने लग जाएगा, क्योंकि जो पावर सप्लाई जा रही है उसमें भी एक जगह अर्थिंग हो रही है, तो वो अर्थिंग अर्थिंग कंप्लीट होकर के लूप कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? जो मेन की पावर, अगर आदमी जमीन को टच कर दे तो अर्थिंग अर्थिंग कंप्लीट, तो फिर क्या होगा, फिर करंट फ्लो कर जाएगा।
एक मिनट, उस चीज को हाथ पैर दोनों से पकड़ रखा है, तो उसको भी अपन डिस्कस करते हैं, है ना। एक मिनट रुक जाओ, पहले जो एक सवाल यहाँ पर अच्छा बन रहा था उसको देखते हैं। देखो क्या है, ये ऐसा है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका जवाब भी देंगे, ठीक है। कि भाई अगर आदमी दोनों हाथों से पकड़ ले तो क्या होगा, और पूरा हाथ और पैर दोनों से लटक जाए, जैसे आर्मी के जवान ट्रेनिंग करते हैं, है ना, रोप रोप से क्रॉस इस तरीके से, तो क्या होगा, उसका जी जवाब के बारे में अपन विचार करेंगे, ठीक है। पहले ऐसा सर्किट बना दिया मैंने, इसके बारे में आप लोग विचार करें, ठीक है, कि अभी क्या होगा। बाकी सब डेटा सेम है, 9 वोल्ट 1 ओम। देखो करंट करंट लगने के लिए क्या है, अगर आप ऐसा बेयर फुटेड हो और जमीन पे खड़े हो तो करंट लगेगा, राइट। अगर आप ने रबर का चप्पल पहना हुआ है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का चप्पल पहना हुआ है या शू पहना हुआ है, तो फिर करंट नहीं लगेगा, है ना। इसलिए कहते हैं बिजली का काम करते समय क्या है, वो लोग रबर का चप्पल पहन के रख। देखो ये सर्किट, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, करंट थ्रू बैटरी कितना होगा, है ना। करंट थ्रू ग्राउंडेड वायर कितना होगा, हाँ उन भाई उनको जरूरी है ना प्रोवाइड करना। वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कितना होगा, करंट थ्रू ग्राउंडेड वायर कितना जाएगा। अरे भैया पहले सवाल करो यार, तो बहुत कहाँ अटक गए, पहले सवाल सॉल्व करो। देखो क्या होगा बेटे, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर विल बी 0। 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज 0 आ जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राउंडेड है तो इसका वोल्टेज 0, तो इसका भी 0, तो इसका भी 0, तो इसका भी 0, और ये ग्राउंडेड है तो इसका भी 0, 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 तो 2 ओम के तो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया, तो इसमें से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब 9 वोल्ट की बैटरी में से क्या होगा, मतलब अब यहां से अगर कोई करंट फ्लो किया आई, तो वो करंट इस 1 ओम के वायर में से तो जाएगा, लेकिन इस 2 ओम के वायर में से करंट नहीं जाएगा। तो अब ये 1 एम्पियर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और ग्राउंड से होते हुए ये सीधा इधर पहुंचेगा, और इधर से पहुंच करके वापस यूं चला जाएगा, ठीक है। तो
अच्छा ध्यान दो, अगर ये 0 है तो ये 0, तो ये 9 वोल्ट, तो ये भी 9 वोल्ट आ गया। तो 1 ओम के अक्रॉस ड्रॉप 9 वोल्ट का आ गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 9 वोल्ट का। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 9/1, मतलब 9 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ठीक है, और करंट थ्रू ग्राउंडेड वायर भी कितना आएगा, 9 एम्पियर का करंट ग्राउंडेड वायर से भी। वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम 9 वोल्ट ही आ जाएगा ना पूरा का पूरा, उसको 1 वोल्ट क्यों बोल रहे हो बेटे? वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम विल बी 9 वोल्ट। शायद तुमने गलती से बता दिया। क्या ये वाला सवाल समझ में आया बच्चों सबको? पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज 0। यस, देखो इसी तरह का एक सवाल और भी है, वो करवाते हैं आपको। वो तुम्हारी शीट में भी है, डेटा मैं अपने हिसाब से लग। नॉट ऑलवेज है ना, हमेशा नहीं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब हमें वैल्यू पता करनी है, 6 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 4 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 3 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, ये पता लगाना है। ठीक है, और एक बार ये पता लगा लिया तो आप x और y पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि Vx माइनस Vy की वैल्यू भी पता लगाओ। I1 पता लगाओ, I2 पता लगाओ, I3 पता लगाओ।
क्या आया बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम वो उधर भी एक और जगह भी अर्थिंग करते हैं तो जिस भी पॉइंट पे अर्थिंग कर दोगे वहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है ना। और वो वाला पॉइंट फिर जिन जिन आइडियल वायर्स से होकर के जहां तक जा रहा है उन सब का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब देखो कैसे करें बच्चों। अब इसमें देखो, बिल्कुल सही बेटे, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड। सबसे पहले पता है I3 की वैल्यू पता चलेगी तो I3 कितना है ये। देखो बेटे, यहां से अगर मैंने करंट माना I1 तो ये भी फ्लो होगा I1, ये भी होगा I1, इधर भी फ्लो होगा I1 और यहाँ तक से फ्लो होगा I1, है ना। इस पूरे पाथ में तो कहीं कोई ब्रांचिंग हो ही नहीं रही है, तो पूरे में से करंट सेम फ्लो होगा, ठीक है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस वाली में भी I1 फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो इस जगह से, यहाँ से भी कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो इधर से I1 फ्लो होगा तो यहाँ से भी I1 ही आ रहा होगा। अब ये वाला I1 है, ये वाला I1 है, तो ये बीच वाले में से जाने के लिए कोई करंट बचा क्या, या वहां से आने का कोई स्कोप बचा क्या। इस वाले नोड पर KCL लगाओ, इस वाले नोड पर KCL लगाओ। I1 इधर से आया, I1 गया, पहले से ही चार्ज कंजर्वेशन हो रहा है तो यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा। यानी सबसे पहले आपके पास वैल्यू पता चल जाएगी किसकी, I3 की। I3 बराबर है 0। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब अगर I3 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लेफ्ट वाला सर्किट है पूरा का पूरा, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लूप की तरह से काम कर रहा है। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 6/1 + 2, तो 6/3 यानी 2 एम्पियर I1 की वैल्यू आ जाएगी। और
यहां से ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह से काम कर रहे हैं। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 4/1+3 यानी 1 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, और एक बार ये आ गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, x और y पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो x ये वाला पॉइंट है, y ये वाला पॉइंट। अब देखो जीरो मानने वाली बात है, जीरो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का माना जा सकता है, वो एक रेफरेंस होता है ना। देखो उन सर्किट्स में जहां पर किसी पॉइंट को ग्राउंड कर दिया गया है, तो उसमें तो उसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानना है जिसको ग्राउंड कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सर्किट दिया गया है जिसमें उन्होंने ग्राउंड शो नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं। तो क्या है, हम क्या करें, y वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, तो इसका भी जीरो हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। अब इसका यदि 4 है और इस 1 ओम के रेजिस्टर में से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी 4 हो जाएगा। और इसका 4 हो गया, तो 4 में 3 जोड़ दो तो इसका 7 हो जाएगा, इसका 7 है तो इसका भी 7 हो जाएगा, इसका 7 है तो इसका 13 हो जाएगा। तो y का पोटेंशियल 0, x का 13, तो Vx माइनस Vy की वैल्यू हो जाएगी 13 वोल्ट। फर्स्ट जंक्शन मतलब कौन से फर्स्ट जंक्शन की बात कर रहे हो आप? फर्स्ट जंक्शन किसे कह रहे हो मेरे बच्चे? फर्स्ट लूप, ये इसकी बात कर रहे हो क्या? डू यू मीन दिस, ये वाले जंक्शन की बात कर रहे हो? अदर वन, दिस वन? इसकी, किसकी बात कर रहे हो, ये या ये एक्स वाला? नियर 4 वोल्ट ये वाला, दिस वन? अच्छा, देखो इसमें समझ लो आप, देखो इसमें क्या है, मान लो यहां से I2 करंट फ्लो हो रहा, ठीक है। अगर ये I2 है तो ये वाला कितना होगा, अच्छा ये बता दो, ये कितना होगा? क्या ये I2 ही होगा? ये I2 हो, ये वाला कितना होगा यहां से आने वाला I2, ये वाला I2, ये वाला I2, ये वाला I2, ठीक है। अब रुक जाओ, अब इधर से ये I2 गया तो बैटरी में से भी I2 ऊपर जाएगा। अब इधर से आया I2, उधर गया I2, तो इधर जाने को क्या बचा, कुछ बचा? इधर जाने को कुछ नहीं बचा, तो इसलिए I3 की वैल्यू क्या हो गई,
क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Vx minus Vy will be 13 वोल्ट, ये चीज समझ में आ गई सब? ओके ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या होगा, आपको विचार करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पर, इस तरीके से विचार करना पड़ेगा। और केसीएल लगा दो, केसीएल के हिसाब से जो भी होगा वो सही आ जाएगा आपका, है ना? केसीएल के हिसाब से जो भी होगा वो आ जाएगा। अभी तो हमेशा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है केवीएल कब अप्लाई नहीं कर सकते। अभी के लिए तो आप मान लो कि हमेशा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से तो गाड़ी आगे बढ़ेगी अभी, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना? शुभ रात्रि बच्चों, शुभ रात्रि। बाकी